आपको यहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर का जो नाम है वो कब, क्या और कैसे है। चैप्टर के जहाँ तक कि नाम से ही आप क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कोई भी चीज़ें क्या हुई, कब हुई और कहाँ हुई और कैसे हुई होंगी। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक रसीदा नामक एक लड़की है जिसका क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रसीदा नाम की एक लड़की के बारे में चर्चा किया गया है कि रसीदा जो है वो अचानक जो है उसका ध्यान एक न्यूज़पेपर पे पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फिगर भी रसीदा का दिया हुआ है, ये वाला रसीदा है। और यहाँ पे देख सकते हैं रसीदा का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि रसीदा जो है बैठी अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी और उसका जो हेडिंग था उस न्यूज़पेपर का वो लिखा हुआ था 100 साल पहले। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो हेडिंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो उस न्यूज़पेपर पे जब उसका नज़र जाता है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, न्यूज़पेपर में एक हेडिंग रहता है 100 ईयर अगो, यानी 100 साल पहले। वह सोचने लगी, छोटी सी बच्ची है तो बिल्कुल सोच में पड़ जाएगी कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो कैसे जान सकता है कि इतना साल पहले क्या हुआ था। उसके मन में ये जो है वो सवाल चलने लगा। तो इसका जवाब एनसीईआरटी दिया हुआ है कि देखिए कैसे पता लगाया जा सकता है कि उतना साल पहले क्या हुआ था और कैसे उसके बारे में पता किया जा सकता है। तो इसके बारे में कल क्या हुआ था इसकी जानकारी जो है वो हम लोग इसके बारे में रेडियो पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो हम लोग टीवी देखते हैं टीवी पर भी देख सकते हैं या फिर अखबारों में हम लोग इसके बारे में बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए हम किसी पिछले साल में क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बातें कर सकते हैं जो पिछले साल उस चीज़ को देखा हो और उससे चीज़ें जो हो वो याद हो। लेकिन आप ज़रा सोचिए, एक साल पहले की चीज़ें तो हो सकता है वो व्यक्ति देखा हुआ होगा तो उसको याद होगा, लेकिन अगर बहुत साल पहले की अगर हम लोग चर्चा करेंगे माय डियर, तो बहुत साल पहले जब कोई व्यक्ति था ही नहीं, वो कोई व्यक्ति देखा नहीं है, तो हमको फिर उसके बारे में कौन बताएगा, कैसे हम लोग जानेंगे। इस सवाल का हम लोग इस चैप्टर में जो है वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये एक सवाल है। तो अतीत बोले तो इतिहास के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो इतिहास के बारे में जानने के लिए हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग उस समय क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। हम जो थे वो शिकारियों का जीवन व्यतीत करते थे, कि पशुपालक थे, कि कृषक थे, कि शासक थे, कि व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे या कलाकार थे या फिर संगीतकार थे, कैसे थे, वैज्ञानिक जीवन उन समय का कैसा हुआ करता था। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं माय डियर कि उस समय बच्चे जो है वो कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, इसके साथ साथ कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। ये सब चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग जान सकते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा। तो पहला यहाँ पे हम लोग को सवाल निकल के आता है सामने कि लोग कहाँ रहते थे। पहला सवाल यही आ जाता है कि भाई जो ह्यूमन थे, जो लोग थे, जो पीपल थे, वो रहते कहाँ पे थे। तो अगर इस सवाल का हम लोग जवाब ढूंढने चलेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देखिए एनसीईआरटी बुक आपको बोला है साफ साफ शब्दों में कि यहाँ पे हम आपको एक मानचित्र 1 दे रहे हैं जो कि पेज नंबर 2 में है। वहाँ पे आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। सबसे पहले कहा गया नर्मदा नदी का आप क्या लगाइए, पता लगाइए। तो आइए हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं उस मानचित्र में जो पेज नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए माय डियर, हमारा मानचित्र है पेज नंबर 2 में और पहले हम लोग इसका स्टडी कर लेते हैं। इसमें देखिए सबसे खास बात क्या है कि ये जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा होगा ये उप महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है और ये जो है मैक्सिमम जो दर्शाया हो माय डियर वो इंडिया का रिवर सिस्टम को दर्शाया हुआ है। यानी कि जो हम लोग नदी सिस्टम की बात करते हैं वो रिवर सिस्टम को इन्होंने क्या किया है, तो ये इन्होंने दर्शाया है। तो रिवर सिस्टम में हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला सवाल ये किया हुआ था कि हमको जो पता लगाना था वो नर्मदा नदी का पता लगाना था कि बताइए नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर नर्मदा नदी हम लोग की चर्चा करेंगे तो आपको इस समय पता होगा कि वो मध्य प्रदेश के में पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ गुजरात वाला पोर्शन, ये वाला जो है वो माय डियर गुजरात वाला पोर्शन है। गुजरात वाले पोर्शन के नीचे थोड़ा सा आइएगा अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो एमपी दिखाई देगा। ये वाला पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश का पार्ट है और इसी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला सतपुड़ा नदी, ये वाला सतपुड़ा आपको दिखाई देता होगा और ये ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी के बगल में जो सतपुड़ा के बगल में ये जो आपको रिवर दिखाई दे रहा है ये आपका नर्मदा नदी है, ये आपका नर्मदा नदी है।
यहाँ पे ये बिंद पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ये आपका सोन नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। सोन नदी के साथ साथ ये आपको गंगा रिवर सिस्टम भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको चंबल नदी जो है वो आपको चंबल नदी दिखाई देगा। यहीं पे आपको जमुना नदी भी आपको अगल बगल में आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यास नदी है, यहाँ पे रावी नदी, यहाँ पे चेनाब नदी, यहाँ पे झेलम नदी, यहाँ पे सतलज नदी, यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ पे थार रेगिस्तान है, ठीक है। और इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे गोरा पहाड़िया है, ये गोरा पहाड़िया इस पर बीपीएससी में आया हुआ था। यहाँ पे आपको गंगा नदी भी है, यहाँ पे आपको महानदी दिखाई देगा। तो मतलब पूरा का पूरा रिवर सिस्टम जो है इस वाले मानचित्र में दिया हुआ है। तो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा रिवर सिस्टम के बारे में अच्छे से हम जब आपको स्टडी करवाएंगे तो वहाँ पे हम लोग मैप का और हम लोग डिटेल रूप से स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो नर्मदा नदी है ये आपका मध्य प्रदेश का जो है वो इलाके में पड़ता है। तो वापस आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। जो हमारे लोग के पास सवाल था, सवाल जो कह रहा था माय डियर, वो यही सवाल कह रहा था कि आपको मानचित्र में मुझे क्या करना था, पता लगाना था कि बताइए मानचित्र में जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे है। तो हम लोग नर्मदा नदी को मानचित्र में देख लिए जो कि पेज नंबर 2 में था। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक उन्हें कहा जाता है जो अनाज को या किसी चीज़ को कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं यानी इकट्ठा कर लेते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित है। यानी कि जो आपको पता होगा कि जो जंगल होता है, जंगल में बहुत सारे खनिज संसाधन होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा धन होता है। धन कहने का इन द सेंस कि फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको, फ्रूट्स के अलावा आपको महंगी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, जड़ी बूटी मिल जाएंगी, औषधियाँ मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे जो रोज़मर्रा के जीवन में आपको काम आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह मतलब कलेक्ट करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे। माय डियर, आखेट का मतलब यहाँ पे शिकार करना से है, तो वे जानवरों का शिकार यहीं से किया करते थे। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करेंगे तो नेक्स्ट पेज में देखिए क्या कह रहे हैं, अगर तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर इसमें से उत्तर पश्चिम है कौन। तो अगर मैप की चर्चा करेंगे तो मैप में देखो माय डियर, ये आपको पता होगा, ये हमारा मैप जो होता है इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग का नॉर्थ कहलाता है, ये वाला नीचे वाला साउथ होता है, यहाँ पे ये हमारा ईस्ट होता है और ये वाला हमारा वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है। तो ये वाला आपका उत्तर हो गया और ये वाला आपका पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान हम लोग को पता करना है और साथ में हम लोग को किरथर पहाड़ी पता करना है। तो कहीं यहाँ से अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे जाएंगे, ये आपको यहाँ से जाना पड़ेगा कुछ ये वाला इलाका में। तो ये वाला इलाका में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग को ये सुलेमान और साथ में किरथर पहाड़ियाँ दिखाई देगा क्योंकि ये उत्तर पश्चिम में लिखा हुआ है। तो आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ हैं वो मैप में है तो किधर है। तो अगर हम लोग मैप में आएंगे माय डियर, तो देखिए मैप में यहाँ से आप आ सकते हैं नीचे वाले पेज में, जो कि हम आपको अभी थोड़ा देर पहले दिखा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ये जो नॉर्थ है ऊपर वाला और ये आपका साउथ है, यहाँ पे देखिए ये किरथर हो गया, ये वाला पोर्शन जो है आपका किरथर वाला है। किरथर से लगे ये वाला जो है पोर्शन ये आपका सुलेमान वाला है। ये देखिए सुलेमान यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा, ये आपका क्या हो गया, सुलेमान हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है हम लोग उत्तर पश्चिम में यहाँ पे देख लिए। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है, सुनिए ज़रा ध्यान से। तो आगे कह रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बड़ा बेहतरीन सवाल आ सकता है हमारे यार कि बताइए सबसे पहले स्त्री और पुरुष जो थे वो गेहूं या जौ जैसे फसल को उपजाना कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो वो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ से, साथ में कब, तो 8000 वर्ष पहले की ये चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे आगे लिख रहा है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे, ये बात याद रखिएगा, वे लोग जो थे वो गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गोरो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। यहाँ पे उत्तर पूर्व की चर्चा कर रहा है। उत्तर पूर्व में हम लोग को गारो और मध्य भारत में हम लोग को विंध्य पहाड़ी भी देखना है। तो हम आपको थोड़ा देर पहले यहाँ पे मानचित्र में जो है हम आपको दिखाए थे, बट एक बार हम आपको फिर से जो है वो मानचित्र में आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे वो है।
तो अगर हम लोग वापस मानचित्र में आते हैं तो गोरो जो आपको दिखाई देगा वो उत्तर पूर्व में था। तो देखिए यहाँ पे आपको गारो की पहाड़ियाँ दिखाई देगा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहे हैं ये आपको गारो की पहाड़ियाँ दिखाई देगी उत्तर पूर्व भारत में। और एक हम लोग को और देखना था, विंध्य देखना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पर्वत था वो विंध्य वाला पर्वत था। तो ये दोनों का दोनों हमने आपको थोड़ा देर पहले जो है वो दिखा दिया था। तो आगे कह रहा मैं डियर कि आपको देख लेना था, विंध्य पहाड़ी का पता लगाना था। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था, यानी कि गारो पहाड़ी यानी कि उत्तर पूर्व भारत में, इसके साथ साथ विंध्य पहाड़ी में भी कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर कि सबसे पहले जहाँ पे चावल उपजाया गया है वो जो स्थान है वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। ओके, तो इस मानचित्र का आप थोड़ा सा और अच्छे से बेहतरीन ढंग से स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अक्सर आते हैं और ज़्यादा आते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का भी पता लगाना है। तो देखिए माय डियर, जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग सिंधु और जो भी सिंधु के सहायक नदी होंगी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे, वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि सहायक नदी उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। कहने का मतलब है कि आज से लगभग 4700 वर्ष पहले ये जो नदी है, यानी कौन सी नदी की चर्चा हो रही है यहाँ पे सिंधु नदी और साथ में सिंधु नदी के सहायक नदी की चर्चा हो रही है। तो सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उन नदियों के आसपास में जो है वो प्रारंभ हुआ था प्रारंभिक नगर। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आ भी सकते हैं। आगे कह रहा है माय डियर, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से ये चीज बन सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ भाषा में कहा है कि देखिए गंगा और गंगा के साथ साथ जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनके किनारे तथा समुद्र से लगे जो क्षेत्र है उनके इलाकों में जो नगरों का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंधु नदी में और इसके साथ साथ इस सहायक नदियां में जो प्रारंभ हुआ था नगर का वो 4700 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो काफ़ी 2500 से 4700 जो है पहले का चर्चा यहाँ पे किया जा चुका है। आगे देख रहे हैं माय डियर कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। हम आपको मानचित्र में जो है वो सोन भी दिखाए थे जो कि गंगा से थोड़ा सा कहाँ था, ऊपर था। वापस अगर यहाँ पे चर्चा करेंगे तो ये हमारा देखिए नर्मदा नदी है, यहाँ पे विंध्य पहाड़ी हो गया, ये वाला आपका जो है वो सोन नदी है। तो ये आपका क्या था, तो सोन नदी था। यहाँ पे देखिए सोन नदी यहाँ पे लिखा हुआ है, सोन नदी लिखा हुआ है। तो अगर वापस हम उस पेज में आ जाते हैं, देखिए माय डियर यहाँ पे कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। हम आगे चल के पढ़ाएंगे आपको बिंबिसार के बारे में, इसके साथ साथ अशोक के बारे में। तो ये जो भी चंद्रगुप्त मौर्य जो भी आएंगे ये सारे काफ़ी शक्तिशाली जो हैं वो शासक होंगे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना किया गया था। तो कौन कौन हिस्सों में कैसे कैसे स्थापना किया गया था, सब चीज़ के बारे में डिटेल जो है हम लोग एनसीईआरटी बुक में आराम से धीरे धीरे कर लेंगे। आगे कह रहा माय डियर, अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। यानी जो हम लोग का उपमहाद्वीप है वहाँ पे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा किया है लोग स्टार्टिंग से ही। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जो था वो जोखिम भरा हुआ करता था। फिर भी ये यात्रा के लिए उन्होंने असंभव नहीं थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देखिए जब कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़ता है तो दो मुख्य वजह होता है। पहला वजह होता है कि भैया वहाँ पे बेरोजगारी होगी, काम नहीं होगी, खाना नहीं मिल पाता होगा। दूसरा वजह ये रहा होगा कि वहाँ की जो प्राकृतिक प्रॉब्लम होती होंगी, जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया, वहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं होने की वजह से भी जो है वो खाद्यान्न उत्पत्ति नहीं हो पाती है, तो लोगों को अपना जो स्थान है वो छोड़ना पड़ जाता है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाया करती थी। आप देखे होंगे हिस्ट्री में, यहाँ पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है,
कि सिकंदर महान का जो सेना था या सिकंदर महान जो था वो पता नहीं कितना दूर कितना यात्रा करता था। पहले का सभी जो राजा महाराजा थे दूसरे राज्य पर अटैक करने के लिए काफ़ी दूर तक जो है वो पैदल जाया करते थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। बिल्कुल सही बात है, व्यापारी का काम क्या है? व्यापार करना। तो जो भी बहुमूल्य वस्तुएं होंगी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब तक ले नहीं जाएंगे तो उनका वो सेल कर नहीं पाएंगे। तो मतलब आप मुख्य रूप से कह सकते हैं व्यापार के लिए भी जो थे लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। धार्मिक जैसे कुछ गुरु हुआ करते थे, तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा के साथ साथ सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। तो टीचर का काम क्या है? आपको शिक्षा देना, साथ में लोगों को अच्छे अच्छे बातें बताना। तो जब तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे नहीं तो शिक्षा का प्रचार तो हो ही नहीं पाएगा। तो कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। आपको पता होगा कोलंबस के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को खोजने के लिए निकले थे। खोजने के साथ साथ व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकले हुए थे, ठीक है। बट इनके रास्ते में जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो इनको मिल गया था। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। सिंपल चीज़ें हैं, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पे आएंगे तो वहाँ के लोगों के रीति रिवाज, वहाँ की जो कल्चर होगा वो उसके बारे में वहाँ के लोगों को पता चलेगा और एक जगह से दूसरी जगह पे फैलेगा। अब देखिए इसमें लोग दूसरे सवाल, अभी तो हम लोग ये चर्चा कर लिए कि अभी तक जो लोग थे वो रह कहाँ रहे थे, कहाँ पे उनका आवास था। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, मतलब कि जो यात्रा जो है वो आज क्यों करते हैं। उसमें तो हम लोग देख लिए। तो अगर फिर से कह रहा है कि मानचित्र वन को देखिए, बहुत बार आपको हमने मानचित्र वन दिखा दिया, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एक बार हम आपको दिखा देंगे। अभी यहाँ पे कह रहा है कि पहाड़ को, पर्वत को और समुद्र इसी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक सीमा यानी कि हमारा जो भारतवर्ष जो है माय डियर, वो चारों ओर से बाउंड्री से बंधा हुआ है। तीन ओर से तो बिल्कुल समुद्र से ही घिरा हुआ है, एक ओर से हिमालय पर्वत है, एक ओर से आपको खाली वाला पोर्शन मिलेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उस समय, उस ज़माने में जो हमारा सीमा है भारतवर्ष में आ पाना बिल्कुल संभव नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। यानी कि देखिए ये बिल्कुल वो कहावत सही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वाली बात हो गई माय डियर। कि उस ज़माने में जब लोगों के पास कुछ संसाधन नहीं हुआ करता था, फिर भी लोग जो है वो समुद्र को पार किए और जो है पर्वत को लांघते हुए भारत उपमहाद्वीप में क्या किए, आए और यहाँ पे रहे। उपमहाद्वीप के बाहर से जो लोग यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए, ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे माय डियर कि जो भी भारतवर्ष में आया है वो भारतवर्ष का हो गया है। क्योंकि भारत इतना बेहतरीन एक कंट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 4-4, 5-5 मौसम का आनंद ले पाते हैं। सर्दी का आनंद भी ले पाते हैं, गर्मी का भी ले पाते हैं, बरसात का भी ले पाते हैं, बसंत ऋतु आ जाती है हमारे यहाँ। तो एक बहुत आप कह सकते हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ का जो है वो मानसून भी रहता है। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। बिल्कुल माय डियर, हम लोग जो कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर अपनाने के द्वारा क्या होगा, हमारी जो सभ्यताएं हैं वो नष्ट हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। सभ्यता इन द सेंस कि वहाँ की सभ्यता भी तो हम लोग को बहुत चीज़ें सिखाएं, बहुत कुछ हम लोग सीखें। हम लोग जो भी रूढ़िवादी तरीके से जीते थे, बहुत सारे अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे, तो वो सब चीज़ें जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के बाद धीरे धीरे अपने आप जो है वो विलुप्त होने लगी है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए हैं वो अपनी संस्कृति को, सभ्यता को लेकर आए हैं, तो इसका फ़ायदा मिला हम लोगों को, नुकसान बहुत कम मायने में देखने को मिलता है। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन को बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों का अपनाते हैं। बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट करना लोगों का नेचर होता है। अगर मान लीजिए कि आप कोई किसी प्रकार से आप खाना बना रहे हैं, लोगों ने देख लिया आपको, आप उसको खाना जो है टेस्टी लगा, तो सिंपल वो भी आपसे पूछेगा भैया आप खाना कैसे बनाते हो, आप मुझे भी बता दो, ये चीज़ हम भी बनाएंगे उस प्रकार से। तो यहाँ पे लोग भी जो थे उस समय वो ऐसे ही किए, एक जगह से दूसरे जगह तरीका जो है सीख कर गए और विश्व में सभी उन तरीकों को अपनाने लगे लोग धीरे धीरे।
देश के नाम यानी कि हमारा जो भारतवर्ष है उसके नाम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो उसके नाम के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा माय डियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने देश के लिए हमने प्रायः इंडिया शब्द, जो कि आप जानते हैं इंडिया हम लोग यूज़ करते हैं, भारत भी यूज़ करते हैं, आपको पता है, जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द का देखिए माय डियर, इंडिया जो वर्ड है ना वो इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ऊपर में हम आपको नदी में भी दिखाए थे, हमारे यहाँ सिंधु रिवर सिस्टम भी है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अब देखो माय डियर, एटलस मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, हम आपको आगे चल के जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको ईरान और यूनान के बारे में बताएंगे। फिलहाल ये आपका SW भी रहेगा कि आप क्या कीजिएगा, मैप निकालिएगा, मैप में ईरान और यूनान को ढूंढिएगा। देखिए माय डियर, जो भी आपको इस प्रकार की जो कंट्री आपको दिखाई देता है, जो NCERT बुक में मिलता है, जैसे यहाँ पे हम लोग को ईरान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे वो आपका ईरान हो या आपका यूनान हो, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे कि दो चीज़ें देख लेंगे। एक चीज़ तो आपका हो गया आपका कि हम लोग एगो सर क्या देख लेंगे, तो इसकी जो राजधानी है यानी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल हम लोग देख लेंगे, राजधानी कहाँ पे है इसका। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लेंगे कि यहाँ पे क्या करेंसी यूज वहाँ पे लोग करते हैं, यानी कि वहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है। ये दोनों चीज़ जो है वो आपको देखना थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आगे क्या माय डियर कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि देखिए, इंडिया नाम जो है वो सबसे पहले कौन दिए, यहाँ पे आप क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि ईरानी दिए हैं, और ईरानी के साथ साथ कौन दिए हैं, तो यूनानी दिए हैं। यूनानी भी जो है यहाँ पे क्या दिए हैं, इसका नाम दिए हैं। ओके, इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस नाम से भी इसको क्या किया है, बुलाया है, अथवा इंदोस नाम से भी बुलाया गया है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारतवर्ष जो है वो केवल एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग जो संस्कृत का प्रारंभ 3500 वर्ष पुरानी जो माना जाता है, कृति यानी कि जो रचना है, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख जो है वो मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब स्टार्टिंग में तो ये केवल एक जगह, एक समुदाय के लिए, एक समूह के लिए यूज होता था, बट आगे चल के यही क्या बन गया, तो कंट्री का पूरा नाम बढ़ गया, भारत नाम पड़ गया। देखिए मैंने ये जो साइड में लिखा हुआ रहता है ना, ये भी आपको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, तो बगल में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा बगल वाला देख सकते हैं, बगल वाला जो आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ताम्र पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यहाँ पे एक पृष्ठ देख सकते हैं, आपको नीचे दिखा देंगे। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष जो है वो पहले का बना हुआ है, लगभग 1000 वर्ष पहले का है। किताब बनाने के लिए ताड़ यहाँ पे ताड़ देख सकते हैं, ताड़ के पट्टों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे में आप ऐसा पांडुलिपि देख सकते हैं। देखो माय डियर, पांडुलिपि का मतलब आप बुक समझ सकते हैं, आप लेटर समझ सकते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, पांडुलिपि कहलाएगा। ये ताड़ के पेड़ का जो पत्ता होता था उस पर पहले लिखा जाता था। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा था माय डियर हमारा, कि अतीत के बारे में कैसे हम लोग जाने, मतलब हम लोग को जो जानकारी मिली अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में, वो कैसे मिला। तो अतीत के बारे में जो जानकारियाँ हैं हमें कई तरह से प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, प्राप्त हुआ है। इनमें से एक तरीका है कि जो भी हिस्ट्री यानी कि जो भी पुराना काल टाइम पे जो है वो पुस्तकें को लिखा गया है, तो पुस्तक को जो लिखा गया उसको ढूंढिए और ढूंढने बाद पढ़िए। इससे हमको क्या करेगा, पता चलेगा, उसके बारे में जानकारी पता चलेगा। ये पुस्तकों हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कही गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है माय डियर कि पांडुलिपि क्या है। तो पांडुलिपि जो है माय डियर वो क्या है कि हाथ के द्वारा लिखा गया आपका क्या है, पुस्तक है। वह पुस्तक जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है वो यूज किया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वर्ड वो पांडुलिपि के लिए यूज किया जाता है। और लैटिन में इसे मेनू कहा जाता है, यानी लैटिन भाषा की बात करेंगे तो मेनू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हाथ या तो से निकला हुआ। यानी आपका जो हाथ है ना उसका मतलब होता है मेनू का मतलब, या तो से निकला हुआ है।
ओके, आगे कह रहा है, मेनू शब्द से निकला है, आगे कह रहा है ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों यानी ताड़ के पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ों की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी जाती थी। तो ये बातें बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाती है, घुन लग जाता है, उसे घुन कहा जाता है आम भाषा में। तो कीड़ा वो होता है पका का, वो खा गया, यानी कई जो है वो नष्ट कर दिए गए, नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं जो प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में से हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये बात बिल्कुल आसान है, बिल्कुल याद रखिएगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? तो ये वहाँ के आम लोग करते थे, कोई अधिकारी नहीं यूज किया करता था। आगे कह रहा है हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। हाँ, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह के उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें और तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, यानी कि उगवाए हैं, वही आपको पांडुलिपि पर। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे हमारे प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करता है। देखिए उस समय किताब तो था नहीं, तो कौन जो शासक है वो कितना बार युद्ध को जीता है, इसका सारा लेखा जोखा जो है वो लोग क्या करते थे, इसमें गुजवाते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने को क्या कहते हैं, क्या लाभ होता है? यानी कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो कठोर सतह पर जो लिखा जाता है उसका क्या फायदा है तथा उसमें क्या क्या कठिनाई आता है, ये भी आपको जो है यहाँ पे आपको पता करना है। ठीक है माय डियर। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहलाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं माय डियर कि पुरातत्वविद क्या है। तो पुरातत्वविद क्या है? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने, यानी ये जो रॉक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इनका अध्ययन करने, इसके साथ साथ हिस्ट्री भी जो अध्ययन करते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? तो पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष जैसे चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, यहाँ पे माय डियर एक फिगर है, ये फिगर जो बाद में दिखाएंगे, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हुई हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उनमें से उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, रूप में बचे रहते हैं। अगला सवाल क्या है कि क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? यानी कि जो पुरातत्वविद है उनको बहुधा कपड़ों के अवशेष जो है वो मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। यहाँ पे हम लोग इसकी चर्चा जो है वो करने वाले हैं। देखो माइए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से प्राप्त होता है कि पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। माफ कीजिएगा माय डियर, बहुत रोचक हो जाता है। और थोड़ा सा नीचे चला गया है, बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला सवाल एक हमारे सामने है कि अतीत एक है या अनेक है। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिए हो? ये कह रहा है एनसीईआरटी। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे इस तथ्य
ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इन अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों तथा जीवन के शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, मतलब काफ़ी जो था वो चेंज था। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान आपको मिल सकते हैं। ओके माय डियर, आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। माय डियर, इसके अतिरिक्त देखिए कह रहा है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उसमें शासक अपनी विजेता का लेखा जोखा भी रखते थे, यानी जहाँ जहाँ वो विजयी होते थे उसका जो है वो लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। आइए तिथियों का मतलब देखते हैं माय डियर, क्या होता है तिथि का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। सिंपल बात है, आपसे कोई डेट बोलेगा तो कहेगा भैया आज जो है वो क्या डेट है, तो आज जो है वो 24 अप्रैल 2019 है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, क्योंकि अभी हम लोग ईस्वी में बात करते हैं, एडी में बात करते हैं, यानी कि ईस्वी में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उस वर्ष से हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में आपको हम आगे जो है वो एडी और बीसी के बारे में डिटेल रूप से बताने वाले हैं, जो कि इसी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां को ईसवी पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जाना जाता है। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इसी बुक में हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए माय डियर, हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतिहास और तिथियों के बारे में यहाँ पे देखिए बड़ा ही डिटेल रूप से लिखा हुआ है और ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चंस भी जो है वो आते हैं। कह रहे हैं इतिहास की तिथियाँ, इतिहास और उनकी तिथियाँ के बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करने को मिलेगा। क्या कह रहा है, अंग्रेजी में वर्ड जो है वो बीसी लिखा हुआ रहता है और हिंदी में से ईसी पूर्व कहते हैं। E.P. का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर का मतलब होता है पहले, और क्राइस्ट यहाँ पे मतलब हो गया ईसा मसीह से, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईस्वी भी लिखी हुई पाते होगे। यह एनो डोमिनी है नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है माय डियर। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सी कॉमन एरा। देखिए माय डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। ये पूरी जो है वो बात आपको याद रखना होगा। देखिए, एक तो आप इंग्लिश में बात करेंगे तो हम लोग अभी जो बात करते हैं वो एडी की बात करते हैं। एक आपका एडी हो गया और एडी के साथ साथ एक आपका क्या हो जाता है, तो एक आपका बीसी हो जाता है। एडी का मतलब एना डोमिनी हो गया और एक आपका बीसी हो गया। तो बीसी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो बीसी का मतलब आपका हो जाएगा बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बात और लिखा हुआ है कि एडी के जगह पर कभी कभी सी यानी कि कॉमन एरा, ये जो एडी है इसी का नाम एक और है जिसे क्या कहा जाता है, तो सीई कहा जाता है। सी बोले तो कॉमन एरा इसे कहा जाता है। जबकि दूसरा जो आपको बीसी दिखाई दे रहा है यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे आपको बीसीई भी दिखाई देगा, बीसीई भी आपको दिखाई देगा, यानी कि बिफोर द कॉमन एरा इसका मतलब हो जाएगा।
हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, मतलब मैक्सिमम कंट्री जो है वो इसी कैलेंडर का यूज करता है, यानी बीसी और एडी को। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले की चर्चा करेंगे। देखिए मेरे यहाँ पे कह रहा है पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किस अक्षर का समूह का प्रयोग करोगे। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने तरीके से। आगे यहाँ पे थोड़ा सा और हम अन्यंत्र के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या अन्य बारे में यहाँ पे कह रहा है जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं का लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते होंगे कि क्या लिखा हुआ था। मतलब आप समझिए, अब तो हमको ये पता चल गया कि ठीक है सर लिखा हुआ है, ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, पांडुलिपि में लिखा हुआ है, बट उसको हम लोग पढ़ कैसे सके, क्योंकि हर व्यक्ति का लैंग्वेज अलग अलग होता है। आपको नीचे एक दिखाया हुआ है कि कैसा लैंग्वेज में लिखा हुआ होता था, थोड़ा सा सोचिएगा। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मतलब एक स्टोरी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं जो एनसीईआरटी दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा जो है सिंबल है, ये उस टाइम का सिंबल है और इसके लिए वो जो है वो अनुमान लगाए हैं। तो मिस्र का स्टोरी हम लोग देख रहे थे माय डियर। यहाँ पे कह रहा है मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्णकृत पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एक एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए एक चिड़िया का चित्र बनाया हुआ है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों किनके लिए प्रयुक्त किए हुए हैं तो वे आसानी से अभिलेख को पढ़ भी सकें। सिंपल चीज़ है। आप ऊपर में देख सकते हैं कि शेर के लिए क्या दिया हुआ है। शेर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है वो एल दिया हुआ है। अलग अलग सिंबल है, अलग अलग सिंबल में आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि ये आपको टाइगर की आकार का, ये आपको टाइगर यानी शेर के आकार का दिखाई दे रहा है। शेर के लिए क्या यूज़ किया गया है तो एल यूज किया गया है। वहीं पे देख सकते हैं अलग अलग आकृति है यहाँ पे और अलग अलग जो है वो वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ भी शेर था, शेर के लिए हमने क्या लिया एल लिया, यहाँ भी शेर के लिए हमने एल लिया। तो ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे जो है वो पढ़ने की कोशिश किए लोग और पता कर लिए लोग। ठीक है, यहाँ पे कल्पना करने के लिए कहा गया है कि तुम एक पुरातत्वविद हो, यानी कि आप जो है वो हिस्ट्री जानते हैं का साक्षात्कार लेना है तुम्हें, मतलब एक पुरातत्वविद का एक आपको इंटरव्यू लेना है। उन 5 प्रश्नों की एक सूची आपको तैयार करना है जो तुम उनसे क्या करोगे, पूछना चाहोगे। तो ये आप बिल्कुल खुद से भी कर सकते हैं, खुद से कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं हमारे क्या क्या सवाल जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना जरूरी है कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ था तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। कृषि का जो प्रारंभ है वो 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब शब्दों में। इसके अलावा हम लोग जो दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये तो पहला पॉइंट हो गया, कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पूर्व हो गया। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। सिंपल चीज़ है, इसका बारे में जो है हम लोग ऊपर जो है वो देखे थे। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य था, ये बात भी याद रखिएगा, जो 2500 वर्ष पूर्व में था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग 2000 में जी रहे हैं, आज तो 2019 में जी रहे हैं, तो आज से 2019 की हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहला सवाल दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, एक जगह से दूसरे जगह मिलान करना है। तो ये मिलान करना काफ़ी आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हम आपको ऊपर पढ़ाए हैं उसी का हम लोग यहाँ पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल आसानी से।
माय डियर, हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के वहाँ पे हम आपको इसका जो सॉल्यूशन है करवा देंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतने क्वेश्चंस के अलावे भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की आवश्यकता पड़ेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगा। ठीक है, तो दूसरे वीडियो का आप इंतजार कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सभी का सॉल्यूशन, इसके अलावे हम आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, पीसीएस के साथ साथ कोई भी अगर आप अच्छे एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी की बुक का आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा माय डियर? सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका पास नया वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।